उस कॉन्सेप्ट का नाम था इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पर्पस होता है कि आप किसी पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, लेकिन आप उस पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लार्ज डेटा पॉइंट्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन। और अगर आप ऐसा करने जाते हैं तो आपका टाइम कॉस्ट काफ़ी लगेगा, प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल भी नहीं होगा। तो आप क्या करते हैं, इस पॉपुलेशन में से एक सैंपल निकालते हैं और इस सैंपल पे आप अपनी स्टडी करते हैं और फिर उस स्टडी के बेस पर आप इस पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन देते हैं। तो इन ए नटशेल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसी को कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है। अब जब आप किसी पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं तो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। आप इस काम को करने के लिए स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में जो सैम्पलिंग यूज करी जाती है वो हमारा स्ट्रेटिफाइड प्लस रैंडम यूज करी जाती है। स्ट्रेटिफाइड प्लस रैंडम मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ये कंसीडर होती है। दैट मीन्स अगर आप एक पॉपुलेशन पूरी इंडिया को मान के चल रहे हैं तो आपने कुछ लोगों को नॉर्थ से लेना है, कुछ लोगों को ईस्ट से लेना है, कुछ लोगों को साउथ से भी लेना है, कुछ लोगों को वेस्ट से भी लेना है। फिर जो आप लोग लाए हैं उनमें फिर रैंडमली डेटा को सेलेक्ट करोगे कि नॉर्थ से 10 चाहिए ही चाहिए, साउथ से 10 चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करके फिर वहां पर रैंडमनेस लेकर आते हो। तो जनरली सैंपल बनाने का जो एक ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है वो स्ट्रेटिफाइड के साथ रैंडम सैंपलिंग वाला अच्छा माना जाता है, सो डैट हमारा जो सैंपल है वो बैलेंस्ड बना रहे, इम्बैलेंस हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उस पर आप जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को जनरली हम लोग जो कर रहे होते हैं वो ज्यादा बार हमारी स्टडी होती है मीन कंपैरिजन की। तो बहुत ज्यादा बार जो हम अपनी स्टडी करेंगे सैंपल के ऊपर, वो स्टडी हमारी होती है मीन कंपैरिजन की। अब इसका कई सारे मैंने एग्जाम्पल दिए, उन कई सारे एग्जाम्पल के अलावा कुछ और एक दो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपके लिए तो थोड़ा सा और बेटर आपको समझ में आ सकता है कि आप क्यों इस काम को करना चाह रहे हैं। इमेजिन करिए, अगर ड्यूकैट में मान लीजिए एक दिन में 500 स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। ठीक। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट करना है और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या करना है, मैंने सोचा कि जितने भी लोग ड्यूकैट में जब आएंगे पढ़ने के लिए तो उनसे उनका मोबाइल हटाकर गार्ड रूम में जमा करा लेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स को क्लास में लेकर आएंगे, है ना। अब ऐसा करने से हम ये देखना चाहते हैं क्या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो फिर ये डिसीजन ले लिया जाएगा कि जब भी आप ड्यूकैट में आओगे बिना मोबाइल के ही आओगे, है ना। और इस एक्सपेरिमेंट को पहले हम करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे कि ये फतवा सुना दो ऐसा ही होगा, अब नहीं। तो हमने क्या करा, जितने भी लोग आते हैं ड्यूकेट में पढ़ने के लिए, हमने इसमें से एक सैंपल ले लिया। मान लो 10 लोगों का सैंपल ले लिया, ठीक है, या मान लो 50 लोगों का सैंपल ले लिया। अपने हिसाब से आप सैंपल बना सकते हो। ये मैंने एक सैंपल ले लिया और इस सैंपल पे मैंने ट्रायल परफॉर्म करा और
इस सैंपल में जितने लोग आए थे, जब वो क्लास में जा रहे हैं तो उनके पास मोबाइल नहीं है। ठीक है। अब ये बताओ, कल मैंने आपको इतने सारे टेस्ट पढ़ाए थे, यहाँ पर कौन से वाले टेस्ट का फील आ रहा है? टेस्ट का नाम लिख देता हूँ। एक था टी टेस्ट वन सैंपल, एक था टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट, एक था टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड। इनमें से कौन सा टेस्ट मुझे यहाँ पर कंडक्ट करना चाहिए? तो अब थोड़ा मैं इस स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ, शायद आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा सोच पाए। तो जिन 50 लोगों पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि हम बिना मोबाइल के उनको क्लास में आने देंगे, तो कैसे पता करोगे कि उनमें इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ? तो पहले क्या करो, पहले इस एक्सपेरिमेंट को रन जब करोगे तो उन 10 स्टूडेंट को मोबाइल दे दो, और मोबाइल देने के बाद क्लास में आने दो। और फिर उनसे आप क्या करो, अपने क्वेश्चन आंसर करो। और फिर हर स्टूडेंट ने क्या स्कोर ऑब्टेन करा, उन सारे स्कोर का एक एवरेज स्कोर ले लो। तो आप क्या बोलोगे कि मीन स्कोर ऑफ दिस सैंपल इज इक्वल टू दिस। अब क्या करो, उन्हीं 10 लोगों को फिर से आप अपने एक्सपेरिमेंट में शामिल करो, और अब उन्हीं 10 लोगों को बिना मोबाइल के क्लास में आने दो। अब फिर से उनसे आप क्वेश्चन आंसर करो, सबके स्कोर गेट करो, फिर एक एवरेज स्कोर निकालो। अब पहले का जो एवरेज स्कोर आया जब मोबाइल के साथ आते थे वो लोग, और बाद का जो एवरेज स्कोर आया जब वो मोबाइल के साथ आते थे, मुझे वो कंपेयर करना है। क्या मुझे वो डिफरेंस दिख रहा है? अगर वो डिफरेंस दिख रहा है तो क्या वास्तव में वो डिफरेंस मोबाइल ना लाने की वजह से है या कोई और वजह हो सकती है? तो आप बताओ, इस कहानी को पूरा कर दिया मैंने। अब इन तीनों में से कौन सा टेस्ट आपको ज्यादा सही लग रहा है? बिफोर एंड आफ्टर वाला। बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट कौन सा होता है? रिलेटेड वाला, जहां पर किसी भी चीज के इंप्रूवमेंट को आपको स्टडी करना है कि इसके बिना ये था, अब इसको करने के बाद इन्हीं लोगों पर जब एक्सपेरिमेंट करा गया तो इनमें कितना चेंज आया। तो जब ये वाली स्टडी करनी होती है तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड। दो सैंपल कौन से हैं? वही लोग पहले एक सैंपल बन गए, और बिना मोबाइल के फिर से वही सैंपल दोबारा हमारा बन गया। ठीक है, तो बिफोर एंड आफ्टर सेम सैंपल यूज होता है, एक बार बिफोर के लिए और सेम सैंपल यूज होता है एक बार आफ्टर के लिए। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाना सही होगा हमारा? रिलेटेड वाला। अब मान लीजिए मैंने ऑब्जर्व करा कि जो बिफोर है, जो इन 10 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर आया, वो 10 में से मान लो 5 आया एवरेज स्कोर, किसी का 4। चलो, तो इस तरह से हमने क्या करा, एक एवरेज स्कोर उन 10 लोगों का या 50 लोगों का जो हमने सैंपल में रखे थे वो हमने ले लिया, बिफोर ये रिजल्ट आया। अब बिना मोबाइल के उन लोगों को 1 महीने तक क्लास में अटेंड कराया गया, और 1 महीने बाद फिर उनका टेस्ट कराया गया आफ्टर। और हमने देखा कि उनके जो एवरेज स्कोर है, मान लो वो 7 आ गया। तो अब मीन स्कोर विद मोबाइल ये है, मीन स्कोर विदाउट मोबाइल ये है। तो मैं देख पा रहा हूं कि भाई इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि एवरेज स्कोर हमारा डिफरेंट है। अब मुझे यहाँ पर टी टेस्ट रिलेटेड लगाकर ये चेक करना है, क्या वास्तव में जो 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है, लोगों का स्कोर सुधरा है, क्या ये मोबाइल की वजह से ही सुधरा था या कोई और फैक्टर हमारे हो सकते हैं?
ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टू सैंपल टी टेस्ट रिलेटेड वाला परफॉर्म करेंगे। अब ये टेस्ट हमें कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा वो समझते हैं। तो ये टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं हमारे, ये सारे टेस्ट हमारे लिए पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट वापस करते हैं। अगर ये पी वैल्यू हमारी लो आती है, यानी कि पी वैल्यू अगर लो आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये डिफरेंस सही है। यानी कि मोबाइल ना होने की वजह से ही ये चेंजेस आप देख रहे हो। तो अगर पी वैल्यू इज लो, स्टैटिस्टिकली डिफरेंस हमारा है, बाई चांस वाली बात नहीं है। यानी कि डिफरेंस है, डिफरेंस मानो। और अगर पी वैल्यू हाई आती है तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस आपको जो 2 नंबर का देखने को मिल रहा है, ये बाई चांस वाली बात हो गई। ठीक है, तो अब हम सिर्फ मेन वैल्यू से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हम इन दोनों ग्रुप को उठाकर कहाँ पास कर देते हैं, अपना टेस्ट में पास कर देते हैं। वो टेस्ट क्या करेगा, इस ग्रुप पर, इन दोनों ग्रुप पर हमारा पी वैल्यू कंप्यूट करके देगा। पी वैल्यू लो आने पर हम मानेंगे यस, डिफरेंस जो वास्तव में आपको मिला गया था ये है ना, बाई चांस वाली बात नहीं है। और अगर पी वैल्यू हाई आ गई तो हम बोलेंगे कि ये जो डिफरेंस है ये जस्ट बाई चांस है, ऐसा नहीं है कि हमारा मोबाइल की वजह से ये फर्क आपका पड़ा है। ऐसा क्यों हो सकता है, जब दिख रहा है फर्क पड़ा है तो बाई चांस वाली बात क्यों हो सकती है? तो ऐसा हो सकता है कि आप जिन लोगों को सर्वे में शामिल कर रहे हैं, वो लोग जब क्लास में आते थे तो पहले ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते थे। अब आप उनसे मोबाइल रख लो या ना रख लो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। वो क्लास में आते ही मोबाइल को साइलेंट लगा लेते हैं और अपने आप स्विच ऑफ कर लेते हैं। फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि उनके पास मोबाइल है या नहीं है। ये भी तो बात हो सकती है। अब मैं यही नहीं कह रहा 500 के 500 स्टूडेंट ऐसा कर लेते हैं, बट जिनको मैंने अपने टेस्ट में शामिल कराए, ये हो सकता है ऐसा कर रहे हो। और संभावना ये भी हो सकती है कि जब आपने पहले एग्जाम लिया तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, और बाद में जब आपने एग्जाम लिया हो सकता है वो थोड़ा आसान हो। संभावना ये भी हो सकती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के चलते आप सिर्फ मीन से डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, टी टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके ग्रुप बने हुए हैं, इस ग्रुप में हमारा 50 स्टूडेंट थे। अब उन 50 में लगभग 45 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो 5 स्टूडेंट थे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। अब वो 5 की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, उसकी वजह हो सकती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो सकती है उन्हें अपने पेरेंट्स के पैसों का ध्यान आ गया हो अचानक से कि घर वाले पैसे लगा रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। हो सकता है उन्होंने विवेक बिंद्रा या महेश्वरी की वीडियो देख रखे हो और अचानक से उनके अंदर पढ़ने की इच्छा जग गई हो, है ना। तो हो सकता है वो 5 ऐसे होंगे जो मोबाइल के साथ आए या बिना मोबाइल के आए, वो अब पढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। तो ये तो सर बाई चांस वाली बात हो गई कि किन्हीं 5 के अंदर ऐसी खुद से ऐसी सेल्फ मोटिवेटेड होकर पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब हमारा ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के साथ हमें अपना पी वैल्यू का रिजल्ट लेकर आता है। तो इस तरह से लो पी वैल्यू का मतलब है दो ग्रुप का जो मीन आपको डिफरेंस दिख रहा है, वास्तव में वो डिफरेंस है। स्टैटिस्टिकली उस डिफरेंस को माना जाए, वो तुक्के वाली बात, बाई चांस वाली बात, कोइंसिडेंस वाली बात नहीं है। डेटा में ही ऐसा देखा गया। डेटा में ही ऐसा देखा गया का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है, रादर देन 2-4 में हुआ है। ठीक है, अगर 2-4 में हुआ होगा, बहुत ड्रास्टिकली एकदम इंप्रूवमेंट हो गया, तो शायद एवरेज 7 आ गया होगा। लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होकर ये स्कोर 7 आया है, तो वो सही इंप्रूवमेंट हुआ है। मीन हमें ये बात नहीं बता सकता। मतलब कुल मिलाकर मीन पर डिसीजन लेने में खतरा ये होता है कि डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है
वो कैसे हुआ है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। किसी एक पॉइंट की वजह से मीन में ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, किसी एक पॉइंट की वजह से। जबकि बाकी के पॉइंट जो हमारे सैंपल में है उनमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो जो हमारा टेस्ट होते हैं इन बातों को पकड़ लेते हैं। हमारा जो सिंपल मीन है ये पिक्चर हमें नहीं दिखा पाएगा, और हम कई बार फिर गलत डिसीजन अपना ले सकते होंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट आता है हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट फिर समझ लेते हैं। पी वैल्यू लो आना, दैट मीन्स जो आप दो ग्रुप का डिफरेंस देख रहे हैं ये किसी एक दो पॉइंट के एकदम ऊपर या नीचे चले जाने की वजह से नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट में चेंजेस है। इसलिए पी वैल्यू कैसी आई है हमारी, लो आई है। ठीक है। पी वैल्यू लो तभी आएगी जब मोस्ट ऑफ द पॉइंट में चेंजेस हुआ है, रादर देन एक दो पॉइंट बहुत ज्यादा प्लस माइनस हमारा हो गया है। और अगर एक दो पॉइंट में चेंज होने की वजह से आपका मीन ओवरऑल बदल रहा है तो पी वैल्यू एकदम कैसी आ जाएगी, आपकी हाई आ जाएगी। और आप समझ जाएंगे कि भाई ये डेटा हर पॉइंट पर हमारा नहीं बदला है, एक आधा दो पॉइंट पर बदल गया होगा और बहुत ऊपर नीचे हो गया होगा, इस वजह से मीन हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो पी वैल्यू ये बताने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है। चलो, अब यहां तक की कहानी कल हम लोगों ने देख भी ली थी। तो अब एक रियल सिचुएशन में समझ में आ गया कि हम टी टेस्ट, अभी जो मैंने बताया कि स्टूडेंट की स्टडी करी मेरा मोबाइल के और मोबाइल के साथ, तो अब ये बिफोर एंड आफ्टर वाला सिनेरियो हमारा हो गया। ठीक है। तो टी टेस्ट हम टू सैंपल इंडिपेंडेंट तब लगाते हैं जब एक ही समय में दो अलग अलग ग्रुप पर स्टडी करी जाए। एक ही समय में, मान लो आप एक समय में मेल का एक कुछ स्टडी कर रहे हैं और उसी समय फीमेल पर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, या एक ही समय में आप बीटेक स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं और एक ही समय में बीकॉम स्टूडेंट की स्टडी कर रहे हैं। अलग अलग हैं, इस ग्रुप में जो लोग हैं और इस ग्रुप में जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, एक नहीं है हमारे। तो वो दो सैंपल कैसा कहलाएगा, हमारा इंडिपेंडेंट कहलाएगा। ठीक है। चलो, अब आपके पास अगर एक ही ग्रुप है, एक ही सैंपल है और आप उस पर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, टी टेस्ट वन सैंपल हमारा कहलाएगा। ठीक है। तो वन सैंपल टी टेस्ट क्यों करोगे, उसका तो कोई कंपैरिजन किसी से हुआ ही नहीं फिर हमारा। तो अब उसको क्यों करेंगे वो समझ लेते हैं। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, इन सबकी एवरेज सैलरी 30,000 है, तो आप बोलोगे हाँ सर कौन सी बड़ी बात है इसमें। हमने कहा अब ये बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो टीसीएस ले लो, है ना, इन्फोसिस ले लो, असेंचर ले लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, कुछ भी ले लो। अच्छा, अभी मेटा ने, मार्क जुकरबर्ग ने ओपनिंग निकाली हुई है एआई डेवलपर्स की। वो वर्ल्ड का बेस्ट एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जितने भी एआई रिसर्चर्स हैं या एआई के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जुकरबर्ग की टीम लगी हुई है हायरिंग करने के लिए। पैकेज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका कोई स्टार्टअप है एआई के फील्ड में तो वो उसको खरीदने को तैयार है। तो उसका विजन है कि वर्ल्ड में एआई का सबसे बड़ा सिस्टम अगर हो तो वो मेटा के पास हो। तभी उसने हायरिंग वगैरह शुरू कर रखी है। इसी से पहले इसने, एलोन मस्क ने भी हायरिंग करी थी वर्ल्ड वाइड। उन्होंने ओपन इनवाइट किया था, जिसको एआई आती है मेरे पास आ जाओ। आप बीटेक हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बुजुर्ग हो, आप जवान हो, कौन हो, उसे फर्क ही नहीं। क्या आपके पास आपके अपने एआई के अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। उन प्रोजेक्ट्स को आप एलन मस्क को शेयर करो, उन्हें दिखाओ, उनको पसंद आ जाए तो वो आपको हायर कर लें। तो अभी इन दोनों ने हायरिंग निकाली हुई है। कभी टाइम मिले तो रील चलाने के अलावा इन दोनों टॉपिक पर सर्च कर लेना, क्या वास्तव में एलोन मस्क और जुकरबर्ग ने एआई डेवलपर की ओपनिंग निकाल रखी है जिसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि आपके 10th में कितने थे, 12th में कितने थे, आप ग्रेस लगा के पास हुए या आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई, उसे मतलब ही नहीं दुनिया की बातों से। आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, संस्कृत, उसे मतलब ही नहीं बातों से। आपने एआई के प्रोजेक्ट्स कितने बना रखे हैं, बस वो उनको शेयर कर दो। पैकेज अनलिमिटेड, पूरा शहर खरीद लोगे, इतना बड़ा पैकेज देने को तैयार है वो। बहरहाल, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। कितने? हमने कहा चलो 100 मान लेते हैं। इन 100 एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी मुझे बताई गई 30,000 है। अब मैं एक आम इंसान हूं तो मैं इस बात को मान लेकर खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं एक आम इंसान नहीं हूं। मैं स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज रखने वाला एक इंसान हूं। तो मैंने ये बात मानने से मना कर दी कि भाई ये पिक्चर फॉल्स भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मुझे एविडेंस चाहिए, एविडेंस, सबूत दो कि ये बात सही है। सबूत के तौर पर सामने वाले ने मेरे सामने क्या रखा? एक्सेल शीट दे दी, और इस कॉलम में सबकी सैलरी रखी हुई थी, 100 एम्प्लॉय की। उसने यहाँ पर सेलेक्ट करा, और नीचे एक्सेल में सबका सम आ गया, एवरेज आ गया, और कह रहा देख लो सबूत सही है एकदम, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। और एवरेज हम देखा तो 30,000 ही आ रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं स्टैट्स का जानकार हूं, ये झूठी पिक्चर हो सकती है। सामने वाले ने पूछा कैसे, ये झूठी पिक्चर कैसे हो सकती है? मैंने कहा देखो ऐसे हो सकती है कि किसी की सैलरी 5,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 3,000 है। ऐसे करके मान लो हो सकता है 95 एम्प्लॉय की सैलरी 8-10 हजार हो, और कोई 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 लाख है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अब सोचो, अब इनके एवरेज निकालोगे 30,000 आ ही जाएगा। तो ये पिक्चर झूठी नहीं निकली, सच्ची कहाँ निकली फिर? ये तो 4-5 एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी बहुत हाई है, जिसकी वजह से एवरेज 30 आ गया हमारा, वरना तो ये बेकार पिक्चर दिखा रहा है। क्या करो अब? टेस्ट कंडक्ट कर लो। अब एक ही सैंपल है मेरे पास, इसको उठाकर टी टेस्ट वन सैंपल को पास कर दो। टी टेस्ट वन सैंपल हमें एक पी वैल्यू वापस करेगा। अगर ये पी वैल्यू लो आए तो कह देना कि भाई जो यहां पर आप एवरेज देख रहे हो 30,000, ठीक है, ये एवरेज हमारा, और अगर हाई है तो बताओ, इससे पहले मैंने क्या बताया था? लो होने पर क्या माना जाता है कि ये जो हमारा मीन में डिफरेंस होगा, ये सही बात है। यानी कि 30,000 जो आप एवरेज सैलरी मान रहे हो, ये झूठी पिक्चर है, ठीक है। और अगर पी वैल्यू हाई आ गई, इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस है ये नहीं है। इसका मतलब आपकी एवरेज सैलरी कितनी है? 30,000 ही है ना। पी वैल्यू लो आने पर हम क्या मानते हैं? कि डिफरेंस है। यानी कि जो आप सैलरी का एवरेज देख रहे हो, है ना, और जो आप मान के चल रहे हो, ये एक्चुअल सैलरी से अलग है। आपका डिफरेंस, आपका एवरेज सैलरी कितना है? 30,000, और पी वैल्यू बहुत लो आ गई, 2% या 3% आ गई, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? यस, ये डिफरेंस है, 30,000 सही पिक्चर नहीं है। अगर पी वैल्यू हाई आ जाए, 10%, 12%, 25-30% आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से वन सैंपल पे भी क्या लगा सकते हो? अपना टी टेस्ट अपना लगा सकते हो, इस एवरेज को चेक करने के लिए कि वास्तव में ये सही है या गलत है। अगर ये सही है, मतलब हर एम्प्लॉय की सैलरी 28, 29, 32, 35, 36 ऐसे ही रेंज में होगी, 20, 30, 25, 30, 40 की रेंज में होगी, तब एवरेज 30 आया है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पी वैल्यू होगी वो हमारी कैसे आनी चाहिए? लो आनी चाहिए, हाई आनी चाहिए? हाई आनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि भाई ये हमारा किसी का कुछ है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी का मत, तो पी वैल्यू आपकी लो आएगी। चलो, तो यहां तक की कहानी आपको कल मैंने पूरी करा दी थी, आज फिर हमारी समझ में आ गई। कल भी हमने टी टेस्ट पढ़े थे, आज भी हमने अपने टेस्ट टेस्ट पढ़ लिए, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर चलकर देखते हैं
जो टी टेस्ट अभी मैंने बंद सैंपल वाला बताया था, इसको मैन्युअली दोबारा करके देखते हैं, थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें आएगी। टी सैंपल, टी टेस्ट टू सैंपल वाला तो एकदम क्लियर है, क्योंकि दो ग्रुप होते हैं, रिलेटेड वाले बिफोर आफ्टर, या फिर इंडिपेंडेंट वाले एक समय में। वो तो एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो बताओ, टी टेस्ट बिफोर आफ्टर का तो एग्जाम्पल ये वाला हो गया कि आपका जो वैक्सीन, अच्छा वैक्सीन वाला एग्जाम्पल भी तो बिफोर आफ्टर में आएगा। ट्रायल वैक्सीन का हो रहा है, तो वैक्सीन से पहले उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कितनी थी, और वैक्सीन लगाने के बाद इम्यूनिटी कितनी हो गई, तो इसका मतलब लोग वही है, वैक्सीन से पहले वैक्सीन के बाद। तो वो जो हमारा टेस्ट हुआ वो टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड हुआ। लेकिन जो दो मेडिसिन कंपेयर करनी है, दो मेडिसिन कंपेयर करनी है, मेडिसिन ए और मेडिसिन बी, तो दो ग्रुप पर अप्लाई हो रही है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा? टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाला। क्योंकि जिन्होंने मेडिसिन ए खाई वो अलग लोग थे, और जिन्होंने मेडिसिन बी खाई वो अलग लोग थे। तो टू सैंपल तो हो गए, लेकिन टू सैंपल कैसे, ये इंडिपेंडेंट वाले हो गए। तो अब ऐसे ही जरा बताओगे एक दो चार एग्जांपल और। टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाले, टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड वाले। कुछ और सोचो, और क्या क्या एग्जांपल दे सकते हो? कह सकते हो, ये एग्जाम्पल सही है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, पहले एक टीचर से ही पढ़ा वो, ठीक है, उसके बाद फिर वही स्टूडेंट का ग्रुप फिर दूसरे टीचर से पढ़ा। तो सेम ग्रुप है, लेकिन दोनों की जो स्टडी हो रही है वो अलग अलग तरह से हो रही है। तो वो आपको अगर दोनों के टीचिंग से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में डिफरेंस दिख रहा है, तो वो डिफरेंस टीचर की वजह से है या बच्चे खुद ही मेहनत कर रहे हैं, ये हम देखना चाहते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट कंडक्ट उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, सारे प्रोडक्ट मार्केट में टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड वाले एग्जाम्पल के साथ हैं। जैसे वो ऐड आपने सुना होगा भी, सचिन वाला, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो आप बूस्ट नहीं पिला रहे हो तो आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, बूस्ट पिला दी आपकी हाइट बढ़ गई। बिफोर एंड आफ्टर। फेयर एंड लवली, क्रीम लगाने से पहले इतना है, क्रीम लगाने के बाद चेहरे में चमक आ गई है आपके। तो ये भी तो क्या है, ये भी तो आपका जो टू सैंपल रिलेटेड है, यही तो है हमारा। तो जितने मार्केट में प्रोडक्ट हैं, पहले में ऐसा था वैसा हो गया, ये सारे प्रोडक्ट कैसे हैं हमारे, यही वाले हैं। टी सैंपल टू टेस्ट पास होकर आते हैं सारे के सारे। अगर इनकी सच्चाई पकड़नी है तो इनका टी टेस्ट करा दो, ऐसे पता चल जाएगा। ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये प्रूवन है कि जितने भी ये मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं फेयरनेस वाले, इसमें 10 में से कोई एक ही आदमी पर इंप्रूवमेंट होता है, और वो इसलिए होता है कि वो नेचुरली कुछ और कर रहा होगा साथ में, रादर देन वो दवाइयों का फर्क होगा। आप कह लो मैं मोटा हूं, मैं दवाई खा रहा हूं, पतला हो गया, और कुछ नहीं कर रहे हो, डाइटिंग में कुछ नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हो। अब 10 में से 9 लोग सिर्फ दवाई खा रहे थे पतला होने की, एक आदमी दवाई भी खा रहा है, डाइटिंग भी कर रहा है, और साथ में एक्सरसाइज भी कर रहा है। ठीक है, अब पहले वाले का जो, इस आदमी का जो वेट था, मान लो पहले 200 किलो था, लाइक गणेश आचार्य, अदनान सामी जैसे, है ना, और अब अचानक से कितना हो गया, 80 किलो हो गया, है ना। बाकी जो 9 लोग और थे, उनका वजन एक आधा किलो कम हुआ, वो तो नेचुरल सी बात हो सकती है, 1 किलो कम हो गया। अब पिक्चर क्या दिखाई जा रही है कि इस ग्रुप के लोगों का एवरेज वेट दवाई खाने से पहले इतना था, और अब दवाई खाने के बाद इसी ग्रुप का एवरेज वेट इतना हो गया, 9 का तो उतना ही रहा, एक का ही तो कम हुआ है बस। तो दवाई का फर्क कहाँ है इसमें? अब दवाई बेचने वाली कंपनी कह रही है कि देखो फर्क है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, टी टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा कि सब पे फर्क है, किसी एक पर ही फर्क है। आई गेस इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की पिक्चर पूरी समझ में आ गई होगी कि कितने सारे रियल लाइफ एग्जांपल हैं जहां पे टी टेस्ट परफॉर्म किया जाता हो, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता होगा। चलो,
अब टी टेस्ट वन सैंपल का मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, मैनुअल वाला। कल हमने वो फाइल से करा था, वेट हाइट वाला। तो अब हम वेट हाइट वाला मैनुअली करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक लिस्ट है। इस लिस्ट में बहुत सारे लोगों का वेट है हमारा। मान लो किसी का वेट है 60 किलो, किसी का है 56 किलो, किसी का है 70 किलो, किसी का 65, किसी का 55, है ना। और 1 2 3 4 5, किसी का मान लो 72, 71, किसी का 68, और एक का कर दिया 200 किलो। ठीक है, अब ये डेटा इतना छोटा है कि मैं आंखों से देख पा रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने इसका निकाला मीन। तो सम ऑफ डेटा पॉइंट प्रेजेंट इन दिस सैंपल डिवाइडेड बाई लेंथ। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई इस ग्रुप का एवरेज वेट 80 किलो है। मैं इस बात को मानूं या ना मानूं, मुझे इसके लिए टी टेस्ट करना है कि 80 है या नहीं है वास्तव में। वास्तव में 80 है का मतलब है कि लगभग सबका वेट 80 के आसपास होगा। और अगर किसी एक का बहुत ज्यादा है, किसी का बहुत कम है, बाकियों का कुछ अलग इस डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी नहीं है फिर। तो इसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, टी टेस्ट करना चाहूंगा। अब कौन सा करोगे, एक ही तो ग्रुप है मेरे पास, तो इसमें टी टेस्ट वन सैंपल वाले लगेगा, और तो कुछ है नहीं लगने के लिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या पिक्चर आती है। तो फ्रॉम साइपाई इंपोर्ट स्टेट्स, स्टेट्स डॉट टी टेस्ट वन सैंपल, और ये आपकी लिस्ट हो गई। और इस लिस्ट का एवरेज कितना आया था, 80 आया था। अब मैं टी टेस्ट से ये कह रहा हूं कि इस लिस्ट का जो एवरेज वो 80 है। जरा चेक करके बताना ये ट्रू पिक्चर है या फॉल्स पिक्चर है ना। ट्रू पिक्चर है, मतलब इस लिस्ट के, मतलब हर सैंपल का आसपास 80 होगा। तो अब यहां पर हमने क्या करा, ये हमें दो चीज वापस करता है। एक वापस करता है टी वैल्यू, टी स्टैट्स जिसको कहते हैं, और एक वापस करता है पी वैल्यू। ठीक है, तो अब एक स्टेप आगे आज मैं आपको लेकर चलता हूं। उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आधा के दिमाग में आया जरूर होगा, पूछ नहीं रहा है लेकिन वो मैं बता देता हूँ फिर भी। जितने भी टेस्ट होते हैं उनके पीछे गणित चलते हैं। तो जो हमारा टी टेस्ट वन सैंपल है, उसके पीछे ये फार्मूला चलता है। इस फार्मूले में क्या क्या कौन सी चीज है, इसमें वैल्यू पुट करी जाती है, तो फिर आपकी टी वैल्यू आ जाती है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टी वैल्यू, ये इस फार्मूले का यूज करके लाई जाती है। अब इस टी वैल्यू का यूज करके हमारा पी वैल्यू को लाया जाता है। और ऐसा करने के लिए हमारे पास क्या होती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे कभी बचपन मतलब 8th 9th 10th में आपने लॉग टेबल पढ़ी होगी। लॉग देखने के लिए लॉग टेबल होती थी। लॉग बेस 1 पर इतना, 2 पर इतना, ई पर इतना, 10 पर इतना, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी। इसी तरह से क्या होता है, हमारा टी वैल्यू से पी वैल्यू निकालने की एक टेबल होती है ना। वो टेबल आप गूगल पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से बिहाइंड द सीन हमारा टी टेस्ट के पीछे हमारे मैथमेटिकल फार्मूलेज होते हैं। ये हो गया टी टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड वाला, डिपेंडेंट मतलब रिलेटेड वाला, उसका फार्मूला हो गया। इसी तरह से टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाला फार्मूला हो गया। मेडिसिन ए मेडिसिन बी के अंदर टी वैल्यू निकालने का ये फार्मूला आएगा। बिफोर एंड आफ्टर जो टी टेस्ट होता है उसमें यह फार्मूला आता है, और टी टेस्ट वन सैंपल में यह फार्मूला होता है। तो एक बार जब टी वैल्यू कंप्यूट हो जाती है, तो जैसे लॉग टेबल होती है उसी तरह से
पी वैल्यू की टेबल होती है ना। उस टेबल से टी की वैल्यू के आधार पर पी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, वो पी वैल्यू क्या आई, एक बार मैं प्रिंट करा के पहले चेक कर लेता हूँ। पी वैल्यू क्या आ रही है हमारी, बहुत हाई आ रही है, 0.97 आई है। ठीक है, अब पी वैल्यू क्या है वो हमने निकाल के रख ली। अब इन्फरेंशियल स्टेट्स में किसी भी चीज को दो बातों पे हम लोग मेजर करते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या मानते हो, देयर इज नो डिफरेंस, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, है ना, जो आपने देखा है कि भी 80 वेट है, एवरेज वेट, तो नल हाइपोथेसिस कह रही है यस 80 ही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सही बात है, 80 जो वेट आया एवरेज इन सब लोगों का, ये सही बात है, आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। नल हाइपोथेसिस मींस मीन वेट ऑफ सैंपल इज सेम एज एक्सपेक्टेड। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, देयर इज नो डिफरेंस, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वेट वही है, कोई इधर उधर नहीं निकला है, तो नल हाइपोथेसिस इसकी ये बनेगी। और इसकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनेगी मीन वेट ऑफ सैंपल इज डिफरेंट डेट व्हाट यू एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये दोनों हाइपोथेसिस हमारी हो गई। अब इफ पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0.05, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को और एक्सेप्ट कर लेते हैं किसके लिए, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। तो इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी सही है। रिजेक्ट कर दिया नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट कर लिया अल्टरनेट वाले को, तो अल्टरनेट वाली हमारी सही है। एल्स नल हाइपोथेसिस आपकी सही है। तो ये तो सर सही नहीं आ रहा है हमारा। हाँ, ये हो गई अल्टरनेट। तो इस तरह से जो अपना हम लेके चल रहे थे कहानी, वो ये वाली चल जाती है। तो आई गेस कल से बेटर पोजीशन में आ गए इन्फरेंशियल स्टैट्स की कहानी में। कल एक आउटर पिक्चर, धुंधली धुंधली पिक्चर के साथ यहां से गए थे, आज वो पिक्चर शायद बेटर हो गई होगी। मैंने नया कुछ अभी पढ़ा ही नहीं, कल की क्लास को ही दोबारा दूसरे नजरिए से रिवाइज करा। अब ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ये 5% होगी ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको 10%, 2%, 5%, 12%, 15%, 20%, 25% के हिसाब से अपना, बेस्ड ऑन डेटा, किस डोमेन का डेटा है, क्या वो डेटा है, उसके हिसाब से आप इसको अपना लेके चलते हैं। इन जनरल स्टडी इस वैल्यू को 5% लोग मानते हैं। तो पी वैल्यू का जो रिजल्ट आएगा वो 5% आएगा, 5% के साथ कंपैरिजन होगा। इट इज नॉट यूनिवर्सल रूल, इट इज लाइक डोमेन स्पेसिफिक ट्यूनिंग। तो जब आपको ज्यादा नहीं पता डोमेन का, तो 5% के साथ आप अपना जा सकते हो। चलो, अब आज की पिक्चर अपनी शुरू करते हैं।
तो आज की पिक्चर क्या है कि सर क्या होगा अगर हमारे पास दो से ज्यादा ग्रुप हो गए तो, तीन ग्रुप हो गए तो, चार ग्रुप हो गए, पांच ग्रुप हो गए, छह ग्रुप हो गए तो उन, मान लो अभी हम तीन को लेके चलते हैं क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो दो से ज्यादा का है। अब दो से ज्यादा तीन ग्रुप हो, चार हो, पांच हो, छह हो, आठ हो, 10 हो, 50 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जब हमारे पास तीन ग्रुप होते हैं, यहां पर कुछ था डेटा पॉइंट, यहां से एक एवरेज आया, यहां पर कुछ डेटा पॉइंट है, यहां से कुछ एवरेज आया, ये डेटा पॉइंट है, यहां से कुछ एवरेज आया। अब हम क्या मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने देखा कि तीनों का जो मीन आया है वो सेम आया है, तीनों ग्रुप का मीन सेम आया है। लेकिन अब हम स्टैटिस्टिकली समझना चाहते हैं ये जो मीन है ये वास्तव में सही है या बाई चांस वाली बात है। बाई चांस का मतलब यहाँ पर है किसी वैल्यू का बहुत हाई हो जाना, किसी वैल्यू का बहुत लो हो जाना, फिर जाके एक बैलेंस पिक्चर आपको दिखा देना, ऐसा तो नहीं है क्योंकि बहुत बड़े डेटा में ये देख पाना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ने फिजिक्स के एग्जाम में कुछ मार्क्स ऑब्टेन करे, तो यहाँ पर उनके नंबर आए हैं। केमिस्ट्री के और मैथ्स के, तो एक काम करते हैं, मैं इसको लिखते हुए चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कल इसको थोड़ा तैयार किया था आपको समझाने के लिए। मैं यही ले लेता हूँ और इंटेंशनली मैंने ये डेटा उठाया है। ठीक है। और इस डेटा से पहले मैं क्या करता हूँ, तीनों के मीन मार्क्स निकालकर आपको दिखाता हूँ। प्रिंट सम ऑफ फिजिक्स डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ फिजिक्स सम ऑफ केमिस्ट्री डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ केमिस्ट्री, और ऐसे ही मैथ्स। तीनों का एवरेज एकदम बिल्कुल डिक्टो सेम आया है, 35 35 35। अब मुझे ये समझना है स्टैटिस्टिकली ये सही है कि नहीं। तो जब ये शब्द मैं यूज करता हूं स्टैटिस्टिकली, ये बात सही है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा में जो वेरिएबिलिटी हो सकती है, डेटा हर पॉइंट पर क्या क्या हो सकता है, उसको फोकस करके समझना चाहता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी पॉइंट पर डेटा बहुत हाई और बहुत लो है और कहीं पर कुछ है और एवरेज इस तरह से आपका आ गया है। ठीक है। तो अब तीन ग्रुप पर अगर मैं स्टडी करना चाहता हूं तो टी टेस्ट वन सैंपल तो लग ही नहीं सकता क्योंकि सैंपल तो तीन हो गए। अब टी टेस्ट टू सैंपल नहीं लग सकता क्योंकि सैंपल तीन हो गए हमारे यहाँ पर। तो यहां पर जो टेस्ट आता है उसका नाम होता है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट दो तरह से यूज होता है। पहला यूज इसका होता है हमारा टू कंपेयर मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स इन इन्फरेंशियल स्टेट्स। सेकेंड यूज इसका होता है टू फाइंड फीचर importance against a target in machine learning।
क्लासिफिकेशन। तो एनोवा टेस्ट दो जगह आप यूज करते हैं। पहला, इसका यूज है आज की क्लास में इन्फरेंशियल स्टैट्स के अंदर। जब आप तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप का मीन कंपेयर करते हैं तो आपको एनोवा टेस्ट अपना लगाना होता है। ठीक है। और दूसरा यूज मशीन लर्निंग के अंदर एक टर्म होता है क्लासिफिकेशन। तो उसमें फीचर इंपॉर्टेंस निकालने के लिए किसी टारगेट के साथ इसका यूज होता है। तो ये लोग जो मशीन लर्निंग पढ़ेंगे वो इसको भी पढ़ेंगे, और जिनको मशीन लर्निंग नहीं पढ़ना है उनके लिए अनुभव का मतलब पहला वाला केस हो गया। ठीक है। तो अब मेरे पास फिलहाल तीन ग्रुप हैं। अब इसका मैं अनोवा टेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब इसके लिए जो मॉड्यूल है, आई गेस वो डिफरेंट होता है। तो दोनों हाइपोथेसिस डिजाइन कर लो अपनी। नल हाइपोथेसिस मीन्स आर सेम, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एटलीस्ट वन ग्रुप इज हैविंग डिफरेंट मीन। इसका मतलब यह है डिफरेंट मीन स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिकली का मतलब हो गया कि देखने में सेम लग रहा है, लेकिन स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोई ना कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसका डिफरेंट मीन है। तो अगर तीन ग्रुप हैं और दो का स्टैटिस्टिकली मीन सेम आ रहा है जो कि एक्चुअल दिख रहा है, लेकिन किसी एक का भी गलत हो गया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगी। एटलीस्ट वन ग्रुप इज हैविंग डिफरेंट मीन स्टैटिस्टिकली। अब जो कंडीशन आप लगाते आ रहे हो अब तक, वही कंडीशन आप अपनी फिर से लगा दो और ये फंक्शन अपना यूज कर लो। तो जो आपका स्टैट्स मॉड्यूल है उसके अंदर फंक्शन का नाम है एफ अंडरस्कोर वन वे। तो एफ अंडरस्कोर वन वे के अंदर तीनों ग्रुप आप अपने पास कर दो। ठीक है। इससे आपको एक एनोवा वैल्यू मिलती है और एक आपको पी वैल्यू मिलती है। पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05, रिजेक्टिंग नल hypothesis, that is there is a difference, or else accepting null hypothesis there is no difference। इसका मतलब है कि ये जो आया है यहाँ पर, जो आपको दिख रहा है, इनमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। डेटा आपका सही है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका बाई चांस इनमें डिफरेंस आ गया है। लगभग जो वैल्यू यहाँ पर है, इस तरह की वैल्यू आपको और जगह भी मिल जाएंगी। पी वैल्यू को प्रिंट करके देखना चाहो तो प्रिंट करके भी देख सकते हो। तो बहुत ज्यादा ही आ रही है।
मुझे लग रहा है हमने अपना रूल ये गलत लिख रखा है यहाँ पर। एक बार अपने वाले कॉन्सेप्ट वापस आते हैं जो हम समझ रहे थे। इफ पी वैल्यू इज लो, इसका मतलब है कि लेस प्रोबेबिलिटी टू गेट डिफरेंस बाई चांस। इफ p वैल्यू इज हाई, तो हाई प्रोबेबिलिटी टू गेट द रिजल्ट, टू गेट दिस डिफरेंस बाई चांस। तो अगर p वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट आपका डिफरेंट आया है ये बाई चांस होगा। इसकी वैल्यू, इसकी संभावना हाई है। बाई चांस आने की संभावना हाई है। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं, लिखा तो सही है। ठीक है। तो जो हमारा चल रहा है वो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। अब अगला वाला देखो। आप अपना डेटा चेंज करके अलग अलग डेटा पर एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो यानी कि हमारा सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पी वैल्यू लो होने का मतलब यही होता है कि जो डिफरेंस आया है ये बाई चांस आया होगा, इसकी संभावना कम है। ठीक है। पी वैल्यू अगर आपकी हाई आई है तो ये जो रिजल्ट आया है ये बाई चांस आया होगा, ये डिफरेंस बाई चांस आया होगा, इसकी संभावना हाई है। ठीक है। अब अगला टेस्ट आता है, वो क्या है वो देखो। तो अगला टेस्ट हमारा आता है जिसका नाम है जेट टेस्ट। जेट टेस्ट कुछ लोग कंप्यूट करते हैं, कुछ लोग कंप्यूट नहीं करते हैं। जेट टेस्ट कर लेते हैं, नहीं भी कर लेते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि जब सैंपल साइज 30 से ज्यादा का हो तो आपको टी टेस्ट की बजाय टी टेस्ट यूज ना करके जेट टेस्ट यूज करना चाहिए। अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा का हो तो आप टी टेस्ट की जगह प्रेफर करें जेट टेस्ट के लिए। लेकिन कई बार स्टडी देखी गई है कि आप अगर अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के साथ जा रहे हैं, डेटा आपका अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर आपका सैंपल साइज 30 से ज्यादा भी है तो टी टेस्ट भी सही रिजल्ट आपका दे देता है। इसलिए जेट टेस्ट लोग थोड़ा कम अप्लाई करना पसंद करते हैं, कम यूज करते हैं। बट फिर भी एक है कॉन्सेप्ट, तो देख लेते हैं इस बार। क्या है ये, एक बार देखते हैं। तो अब अलग अलग टुकड़े करते हैं इसके पहले, फिर इसको चलाएंगे। मान लीजिए मैंने क्या करा, मैंने रैंडमली 100 सैंपल जनरेट करे। ठीक है। रैंडमली 100 सैंपल जनरेट करे और इनका मैंने निकाला मीन। एक सैंपल मान लो एस करके और इसका निकाला मैंने मीन। इंपोर्ट numpy एज np। ये इसका एक मान लो कोई मेन आया। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसका जो मीन है वो हमारा 0 आना चाहिए था। इसका जो मीन आना चाहिए था, हम एक्सपेक्टेड मीन लेके चल रहे थे। एक्सपेक्टेड मीन हम लेके चल रहे थे कि 0 आना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन ये कहता है कि जो मैं आपको डेटा पॉइंट जनरेट करके दूंगा उनका जो मीन होगा वो वन, मीन जो होगा वो 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 होगा। लेकिन इसका जो मीन आया वो 0.03 के आसपास हमारा आया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये एक ही सैंपल है, इस सैंपल का मीन 0 है और एक्चुअल मीन इसका 0.03 आया है। तो ये हमारा जो डिफरेंस आया है ये डिफरेंस है या डिफरेंस हमारा बाई चांस है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इस बार लाइब्रेरी बदल गई हमारी।
फ्रॉम स्टैट्स मॉडल, ये लाइब्रेरी पाइथन के साथ आती है, आपको अलग से कोई पिप इंस्टॉल नहीं करना है, आप जब एनाकोंडा चलाओगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगी। फ्रॉम स्टैट्स मॉडल डॉट स्टैट्स इंपोर्ट वेट स्टैट्स। अब इस वेट स्टैट्स के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है जेट टेस्ट। अब इसके अंदर आपने अपना सैंपल दे दिया, और इस सैंपल का मीन किस मीन से कंपेयर करना है वो आपने यहां बता दिया। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले सैंपल का मीन चेक करो, क्या वो जीरो है? अगर जीरो है तो मुझे कंफर्म कर दो, और अगर वो जीरो के एक्चुअल बराबर नहीं है तो मुझे कंफर्म कर दो। तो मैंने यहां पर वही रूल लगाया, इफ पी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.05, इसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर रहे हैं, मीन्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, और अगर ये वैल्यू कंडीशन फॉल्स है तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा ये ट्रू है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को यहां से पहले हटा देते हैं और सिर्फ इतना चलाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपको यहां पर दिख रहा है 0.03, ये जीरो के बराबर ही मानो। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस आप अपना नहीं मानो, तो जीरो या 0.03 लगभग सेम ही मान सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। स्टैटिस्टिकली इन दोनों वैल्यू को आप क्या मान के चल सकते हो, सेम मानकर अपना चल सकते हो। तो ये हमने कब लगाया, ये हमने लगाया अपना जब हमारे सैंपल 30 से ज्यादा होते हैं। तो फिर से मैंने इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि टी टेस्ट ही ज्यादातर प्रेफर किया जाता है। सैंपल साइज 30 से ज्यादा होगा तब भी टी टेस्ट लोग प्रेफर करते हैं। थियोरेटिकली टी टेस्ट की जगह पर सैंपल साइज 30 से ज्यादा होने पर जेड टेस्ट लगाना चाहिए। तो ये जो जेड टेस्ट हुआ ये हुआ हमारा बंद सैंपल वाला, क्योंकि हमारे पास एक ही सैंपल था। अब आता है जेड टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाला, मतलब मेडिसिन ए और मेडिसिन बी सेम कहानी है। मेडिसिन ए मेडिसिन बी लोगों को खिलाई, है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं इसका जो मीन है और इसका जो मीन है, इसको अलग अलग निकाल लेते हैं पहले और आपको चेक कराते हैं। S1 डॉट मीन, S2 डॉट मीन। अब ये मीन अलग अलग आया है, इसका 0.13 आया है, इसका 0.06 माइनस 0.06 आया है। अब ये दो सैंपल का जो मीन है, ये एक्चुअल में हमारा ये डिफरेंस हमें दिख रहा है, ये डिफरेंस है या नहीं, हमें ये पता करके दो। तो हमने जेड टेस्ट करा टू सैंपल वाला। टू सैंपल जेड टेस्ट में क्या होता है, दो सैंपल पास करते हो। जेड टेस्ट वन सैंपल में एक सैंपल पास करोगे और एक अपनी वैल्यू पास करोगे, जो मेन वैल्यू आप मान के चल रहे हो वो पास करते हो। यहां पर आपको मीन वैल्यू पास नहीं करनी है, इसका मीन और इसका मीन स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया जाएगा, क्या वो हर पॉइंट पर लगभग हमारा एक जैसा है। अगर है तो आपका पी वैल्यू के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका पता चल जाएगा। मीन्स आर इक्वल, यानी कि ये जो डिफरेंस दिख रहा है ये बाई चांस वाली बात है, इन दोनों का जो मीन होगा वो लगभग सेम माना जाए। ये जो आपको डिफरेंस दिख रहा है ये बाई चांस वाली आपकी बात है, इस मीन में कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। अब देखो, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप रैंडम सैंपल निकालते हो तो मैंने, आप नोटिस करो, जिस सेल में टेस्ट कंडक्ट किया है उस सेल से इस लाइन को अलग कर दिया है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर मैं इस लाइन को उठाकर इसी में लिख दूंगा और मैंने इस सेल को 4 बार रन कराया तो चारों बार रैंडम सैंपल अलग जनरेट होंगे, चारों बार रिजल्ट आपके कैसे आएंगे, अलग अलग आ सकते हैं। कभी नल हाइपोथेसिस ट्रू आएगी, कभी अल्टरनेट आएगी, कभी नल आएगी केवल। तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि रैंडम सैंपल को आप एक बार अलग जनरेट कर लो, उसके बेस पर आप अपना टेस्ट अप्लाई करो। अगर आप इस लाइन को उठाकर, मान लीजिए इसको उठाकर यहीं लिखोगे, तो ये हर बार अलग अलग, अभी देखो मीन सार इक्वल आ रहा है,
तो हो सकता है कभी ऐसा आ जाए, मीन्स आर नॉट इक्वल, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, लिखा तो है ही मैंने यहाँ पर ये, 4 5 बार चला के देख लो। यहाँ तो चलो सर हर बार सेम आ रहा है, लेकिन बिल्कुल जितनी बार चलाओगे हर बार अलग आने के चांस हो सकते हैं, इसमें देखने एक बार। हाँ, तो उसी पर तो हमारा ये अप्लाई होगा फिर, बिल्कुल चेंज होगा। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, उसका सॉल्यूशन क्या करना है आपको। जैसे ये मीन्स आर इक्वल, 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 अब देखो आ गया मीन्स आर नॉट इक्वल, है ना। तो अब आप बोलोगे सर कौन सी बात माने इसकी, कौन सी बात ना माने। तो उसके लिए दो सॉल्यूशन है। पहला, जो सैम्पलिंग कर रहे हो इसको एक बार करने के बाद अपना रोक दो, जैसे आपने यहाँ पे कर ली, है ना। उसके अब इन सैंपल पे, अब जो भी ये सैंपल आ गए हमें नहीं पता, जो भी आ गए हम उन पर टेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हो नहीं सर हम बार बार सैंपल लेकर टेस्ट करेंगे, तो आप क्या करो, इस टेस्ट को 100 बार रिपीट कर लो, फिर देखो कि कितनी बार हमारी कौन सी हाइपोथेसिस ट्रू हुई है। जो ज्यादा बार हुई है फाइनल रिजल्ट उसे बता दो। तो अगर आप बार बार रैंडम सैंपल को यूज करोगे तो उसका तरीका यह है कि आप 100 बार चला दो इस काम के लिए, और फिर चेक करो कितनी बार नल हाइपोथेसिस ट्रू हुई और कितनी बार अल्टरनेट हुई, और जो ज्यादा बार हुई है क्या तो भाई ये हाइपोथेसिस हमारी सही है। अब जेड टेस्ट, वन सैंपल, ये हो गया। जेड टेस्ट, टू सैंपल इंडिपेंडेंट, ये हो गया। जेड टेस्ट टू सैंपल रिलेटेड वाला नहीं होता, तो अगर रिलेटेड वाला करना है तो टी टेस्ट भी जाना पड़ेगा। तो अब सोचो, जब सैंपल साइज एक तरफ कहा जा रहा है सैंपल साइज 30 से ज्यादा हो तो टी टेस्ट की जगह जेड टेस्ट लगाना चाहिए। अब अगर मेरे पास टू सैंपल रिलेटेड है तो हमसे कहा जा रहा है कि अब आपको टी टेस्ट ही लगाना है, जेड टेस्ट रिलेटेड वाला होता ही नहीं है, तो सैंपल साइज वाला मैटर ही खत्म हो गया ना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जेड टेस्ट यूज करते ही नहीं है, हमेशा हर केस में टी टेस्ट ही अपना लगा लेते हैं, चाहे सैंपल साइज छोटा हो चाहे सैंपल साइज बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। चलो अब पांडास एस पी टी, डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट, इस वाले डेटा के साथ ज्यादातर लोगों की जान पहचान है। ये जो डेटा है इसके साथ ज्यादातर लोगों की जान पहचान है। बताओ इस डेटा में आपने क्या रिलेशन देखा था। सर्वाइवल किस पर डिपेंड ज्यादा कर रहा है, जेंडर फीमेल पर। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मेरा ध्यान से देखना क्या मैं बोलने जा रहा हूं, ये जेंडर कॉलम है। कैसा कॉलम है, न्यूमेरिक है, कैटेगोरिकल। और सर्वाइव्ड कॉलम भी कैसा है, कैटेगोरिकल। दो ही कैटेगरी, 0 और 1, देखने में नंबर है लेकिन है तो कैटेगोरिकल ही। अगर मैं दो कैटेगोरिकल कॉलम के बीच में कोई रिलेशनशिप देखना चाहता हूं कि एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, जैसे मैंने यहां पे लिखा डीएफ डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स। तो टोटल डेटा में 577 मेल हैं, 314 फीमेल हैं। डीएफ डॉट सर्वाइव्ड डॉट वैल्यू काउंट्स। जो सरवाइव हुए हैं वो 342 हैं, जो नहीं हुए हैं वो 549 हैं। क्या चाहते हो, हम चाहते हैं इन दोनों का रिलेशन देखना चाहते हैं क्या।
मेल फीमेल का सर्वाइवल पे कोई फर्क है कि मेल ज्यादा सरवाइव हुए हैं या फीमेल ज्यादा सरवाइव हुए हैं, या कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सर्वाइवल का इससे कोई लेन देन नहीं है। मुझे ये टेस्ट करना है, जबकि हम जानते हैं इस बात के लिए, हम बस वेरीफाई करेंगे कि बात सच है कि नहीं। तो अगर कैटेगोरिकल डेटा कैटेगोरिकल डेटा के काउंट पर कैटेगोरिकल डेटा के काउंट पर अगर आप एक रिलेशनशिप टेस्ट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप टेस्ट करना चाहते हैं, उस टेस्ट का नाम होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट बनाया गया है दो कैटेगोरिकल कॉलम में रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि है या नहीं। मुझे यहाँ पर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि रिलेशन है, फीमेल का सर्वाइवल ज्यादा है, मेल का सर्वाइवल कम है। अच्छा जरा बताओ, नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी इसकी, और अल्टरनेट क्या बनेगी? नल हाइपोथेसिस क्या बनाना चाहोगे इसकी? अच्छा, इन जनरल नल हाइपोथेसिस क्या होती है? देयर इज ए डिफरेंस और देयर इज नो डिफरेंस। नल हाइपोथेसिस जनरली क्या होती है? इक्वल पार्ट वाली होती है या नॉट इक्वल पार्ट वाली होती है? इक्वल पार्ट। नल एंड वॉइड कर दो, जो आपने डिफरेंस देखा है उसको नलीफाई कर दो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। ये तो मतलब होता है नल हाइपोथेसिस का। तो अब यहां पर बताओ, नल हाइपोथेसिस क्या मान के चलेगी? देयर इज नो रिलेशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड सर्वाइव्ड कॉलम। मतलब जेंडर के मेल या फीमेल होने से सर्वाइवल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी? देयर इज अ रिलेशनशिप। अब ये नहीं पता कि मेल पर ज्यादा सर्वाइवल हुआ है या फीमेल पर हुआ है, लेकिन यस, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड सर्वाइव्ड कॉलम। तो काई स्क्वायर टेस्ट की नल हाइपोथेसिस बन गई, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो रिलेशन। अब यहाँ डिफरेंस का मतलब हो गया रिलेशन। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड सर्वाइव्ड कॉलम। चलो, तो अब अगला टेस्ट हमारा काई स्क्वायर टेस्ट लगेगा। तो एक बार देख लेते हैं पहले। तो ऐसे टेस्ट जो कैटेगोरिकल डेटा पे परफॉर्म करे जाते हैं उनको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहा जाता है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया टेस्ट का, दो तरह के टेस्ट हो गए, पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो न्यूमेरिक डेटा पे परफॉर्म करे जाते हैं, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा पे परफॉर्म करे जाते हैं। कैटेगोरिकल डेटा में तो सिर्फ रिलेशनशिप ही आप समझ सकते हो कि यस, दो कैटेगोरिकल के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक है, चलो, अभी एक डिफरेंस और आएगा, तो वो अभी अगले वाले में पढ़ेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है काई स्क्वायर टेस्ट की? दैट नो रिलेशनशिप एग्जिस्ट, कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यानी कि कैटेगोरिकल जो कॉलम्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये कैसे हैं आपस में इंडिपेंडेंट है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है? यस, देयर इज रिलेशनशिप एग्जिस्ट। अब आप बताओ, मैं जो काई स्क्वायर टेस्ट लगाऊंगा और जो रिजल्ट आएगा, मैं क्या चाहता हूँ कि कौन सी ट्रू हो? नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी या अल्टरनेट? आप अपने एक्सपीरियंस बताओ क्या इसका निकल के आएगा रिजल्ट? अल्टरनेट वाली मुझे लग रहा है ट्रू होनी चाहिए इसकी। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल तो रीड हमने कर ही ली। तो अगला काम होगा हमारा, पहले इस डेटा की एक काउंटिंग टेबल बनाकर देना। काउंट टेबल या कॉन्टिजेंसी टेबल एक ही बात होती है, काउंट टेबल या कॉन्टिजेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल, ये बना दो। तब ये कह रहा है कि जो सरवाइव्ड नहीं हुए थे उनमें से फीमेल थे 81 और मेल थे 468, और जो सरवाइव हो गए थे उनमें से फीमेल थे 233 और मेल थे 109।
इस काम को आप क्रॉस टाइप से भी कर सकते हो, पाइवॉट टेबल से भी कर सकते हो, ग्रुप बाई से भी कर सकते हो, किसी से कर लो। क्रॉस टाइप सबसे आसान है जब काउंटिंग करनी हो सिर्फ। अब इस जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आया है सरवाइव का मेल फीमेल का, तो इसको उठाकर आप काई स्क्वायर टेस्ट को दोगे। अब काई स्क्वायर टेस्ट की जो लाइब्रेरी है हमारी, वो हमारा स्टैट्स जो साइपी मॉड्यूल के अंदर था, डॉट काई अंडरस्कोर कॉन्टिजेंसी। तो कॉन्टिजेंसी फंक्शन है हमारा। कॉन्टिजेंसी का मतलब होता है दिस, जिसमें आपकी क्या हो, काउंटिंग हो। तो वो टेबल जो एक काउंटिंग को रिप्रेजेंट करती है कैटेगोरिकल कॉलम के अगेंस्ट दूसरे कैटेगोरिकल कॉलम को, तो ऐसी टेबल को कॉन्टिजेंसी टेबल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आपने अपनी जो ये टेबल बनाई थी इसको पास कर दिया। अब ये हमें चार चीजें वापस करता है। पहला, एक काई स्क्वायर वैल्यू वापस करेगा। दूसरा, पी वैल्यू वापस करेगा। तीसरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस करता है। और चौथा, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन वापस करता है। तो जो फंक्शन हमें चार चीज वापस करे, हम उसकी सिर्फ एक वैल्यू में इंटरेस्टेड हैं। पी वैल्यू सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे जो आता है हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप मजबूरी में एक वेरिएबल तो बनाकर आओगे ही आओगे। उसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो, इसका नाम सी रख लो। तो हम एज ए पाइथन प्रोग्रामर क्या करते हैं, अगर कहीं पर मजबूरी में कोई वेरिएबल बनाना पड़े और हमें उसको कोई इस्तेमाल करना नहीं है, तो उस मजबूरी में हम वेरिएबल का नाम क्या रख देते हैं, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक ऐसा वेरिएबल का नाम होता है जो आपको ये दिखाने के लिए यूज करना होता है कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम आगे नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम उसका नाम मीनिंगफुल ना देकर अंडरस्कोर रख लेते हैं। अब आगे की कहानी सेम, पी वैल्यू वाली। आ गया रिजेक्टिंग नल। नल रिजेक्ट हो गई, दैट इज रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सर्वाइव्ड एंड जेंडर। ये तो होना ही था, दिख रहा है हमारे लिए साफ साफ। तो इस तरह से काई स्क्वायर टेस्ट हमारा दो कैटेगोरिकल कॉलम के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसके लिए हमारा ये यूज होता है। कोई और एग्जांपल बताओगे रियल लाइफ का जहां काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जा सकता हो। हम्म, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रेजुएशन, जॉब, दो कॉलम है, ग्रेजुएशन, जॉब। ग्रेजुएशन में आपने करा बीए, जॉब मिल गई। आपने करा बीटेक, जॉब मिल गई। आपने करा बीए, जॉब नहीं मिली। आपने करा बीटेक, जॉब मिल गई। आपने करा और ऐसे करके मिल गई नहीं मिल गई, मिल गई नहीं मिल गई। अब मुझे ग्रेजुएशन में आपने क्या किया, क्या इस बात का जॉब मिलने से कोई रिलेशन है कि नहीं ये पता करना है। क्या लगा दो, का स्क्वायर टेस्ट लगा दो। आप यहाँ पे इनका क्या बनाओ, पहले जो क्रॉस टैब है वो बनाओ जैसे ऊपर बनाया था हमने ये, और इसको उठाकर काई स्क्वायर को पास कर दो। आपको पता चल जाएगा कि भाई इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। चलो और बताओ कोई काई स्क्वायर टेस्ट का एक और कोई एग्जांपल बताओ, जहां पर दो कैटेगोरिकल के बीच में रिलेशनशिप निकालने की बात हो रही है, बस वो इतना देखना है। हम्म, तो कैटेगोरिकल कहाँ हुआ इसमें।
दोनों चीज कैटेगोरिकल होनी चाहिए ना। मार्क्स तो कुछ भी हो सकता है। और सोचो थोड़ा सा, जहां पर कैटेगोरिकल कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हो, पता करना है या नहीं। जैसे, हाँ, ये हो सकता है। जैसे इन्होंने वेदर वाला एग्जाम्पल दिया, तो इस वेदर वाले एग्जाम्पल को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं। ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे बाहर का मौसम रेनी हो सकता है, ओवरकास्ट हो सकता है, सनी हो सकता है। अब मैच हुआ कि नहीं हुआ, ये दे रखा है। तो अब इन दोनों कॉलम के बीच में मुझे पता करना है क्या कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। बाहर का मौसम कैसा होने पर मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है, या टेम्परेचर और इनके, तो ये तो सर पूरा डेटा ही कैटेगोरिकल है। किन्हीं भी दो कॉलम के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हो। तो आप आउटलुक और इसके बीच में निकाल सकते हो, टेम्परेचर और इसके बीच में आंसर है यस। तो इस तरह से हम काई स्क्वायर टेस्ट ऐसे डेटा पर आसानी से अपना लगा सकते हैं। चलो, और भी ढेरों एग्जाम्पल हैं जो आप रियल लाइफ में अपना सोच सकते हो, जहां पर काई स्क्वायर टेस्ट आपका लगाया जाता है। चलो, अब अगला पॉइंट आता है कि भाई पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, ये कैटेगोरिकल डेटा में रिलेशनशिप के लिए करा जाता है। ठीक है। अब पैरामीट्रिक टेस्ट, ये कहना कि न्यूमेरिक कॉलम के मीन को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। कंपेयर मीन्स ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स, तो कॉलम की जगह वेरिएबल शब्द यूज करते हैं जनरली, जो स्टैट्स वाले फील्ड के लोग होते हैं। यहां पर इन्होंने एक नया वर्ड ऐड कर दिया कि पैरामीट्रिक टेस्ट कंपेयर करता है मीन्स ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स विद नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अगर आपका डेटा न्यूमेरिक है और उनके बीच के मीन्स को कंपेयर करना चाहते हो स्टैटिस्टिकली, वो मीन सेम है या डिफरेंट है, तो पैरामीट्रिक टेस्ट लगाओ। एज वेल एज एक कंडीशन और है कि वो रिजल्ट अच्छा तब चलेगा जब आपका डेटा न्यूमेरिक के साथ साथ कैसा होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हुआ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं हुआ का मतलब, ये वाली पिक्चर कल की क्लास से याद होगी आपको, ये ऐसे करके, अगर आपका डेटा ऐसे ना होकर
ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, या ऐसे हो गया, तो फिर जो टेस्ट है ये आपका अच्छे रिजल्ट नहीं देता। यानी कि सिर्फ न्यूमेरिक टेस्ट कहने पर वो एक पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी कहलाएगी जरूरी नहीं है। तो फिर क्या करा गया, फिर हमसे कहा गया कि अगर आपका डेटा न्यूमेरिक है और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है ना, चाहे वो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंपेयर मीन्स ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल्स विद डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा लाइक स्क्यूड। तो फिर आपको क्या लगाना चाहिए, नॉन पैरामीट्रिक लगाना चाहिए। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर फॉर कैटेगोरिकल। अब इसके अलावा और भी हमारे पास टेस्ट होते हैं। एक है मैन विटनी यू टेस्ट, स्पेलिंग एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये मैन विटनी यू टेस्ट। इससे अगला है कुर्सिकल विल्कॉक्सन। अजीब अजीब से तो नाम है, चलो हमें करना क्या है। और एक और है कुर्सिकल करके, ये लो। तो टोटल अगर हम टेस्ट देखें तो जो हम हमें पढ़ना था, तीन ये हो गए, चार पाँच छः सात। इन सात में तीन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। ये न्यूमेरिक डेटा जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। न्यूमेरिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, तो ये तीन काम करते हैं। और अगर डेटा कैटेगोरिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट ही खत्म हो गया, फिर तो एक ही लगेगा काई स्क्वायर, अगर कोई है ही नहीं। तो इस तरह के टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कहलाते हैं, जो या तो कैटेगोरिकल डेटा पे चले या न्यूमेरिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है उस पर चलें। ठीक है, तो ऐसे टेस्ट को नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कैटेगरी कही गई है। ठीक है, तो अब चीजें आसान हो गई। सबका पर्पस एक ही है, मीन जो निकल कर आया एक्चुअल डेटा का वो एक्चुअल है कि नहीं, या वो एक्चुअल से डिफरेंट है, ये स्टैटिस्टिकली आपको पता करना है। ठीक है, इससे ज्यादा कहीं कुछ और नहीं हो रहा है। तो अब फटाफट आते हैं, मैन विटनी यू टेस्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि टू सैंपल इंडिपेंडेंट होता है जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। तो मैं पूरा का पूरा एग्जांपल यही कॉपी कर ले रहा हूँ, इसको सही कर दूंगा। तो ये जो कहानी हमारी चली है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की चली है। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा, दूसरा कैटेगोरिकल डेटा। यहाँ आ जाओ। तो अगला है हमारा यहाँ पर scipy डॉट स्टैट्स के अंदर से मैन विटनी यू नाम का फंक्शन ऐसे इंपोर्ट कर लिया, दो ग्रुप बना लिए, और ये दोनों ग्रुप हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। इसको प्लॉट करोगे तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगा।
इसको प्लॉट करोगे, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। देखने में लग रहा है एक वैल्यू छोटी है, बाकी वैल्यू बड़ी रेंज में है, तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये निकलेगा। अब हम मैन विटनी टी टेस्ट इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों ग्रुप डाल दिए। अब ये किसका इक्विवेलेंट है हमारा, ये इक्विवेलेंट है टू सैंपल इंडिपेंडेंट वाले के। जो टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट मेडिसिन ए और मेडिसिन बी। तो अब सोचो भाई, आपके सामने सिचुएशन आ जाए, मेडिसिन ए और मेडिसिन बी कंपेयर करनी है, तो कौन सा लगाओगे? एक है टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट, एक है मैन विटनी टेस्ट। आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो। अगर ये ऐसे है, अगर ये ऐसे है, तो फिर आपको टी टेस्ट लगाना है। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, कोई स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर आपको मैन विटनी यू टेस्ट लगाना चाहिए। और गलत लगा दिया तो फिर रिजल्ट आप जो इंटरप्रेट कर रहे हैं वो गलत इंटरप्रेट होंगे हमारे, ठीक है। तो फिर आपको टी टेस्ट लगाना चाहिए। अगर एक भी नॉर्मल है तो आपको टी टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ग्रुप वन, ग्रुप टू, सेम सब कुछ है, कुछ नया है नहीं। तो रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप। फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। देखते हैं जो हमारा डेटा है इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा। तो पहले तो चेंजेस, देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस ही ट्रू है। दोनों का जो मीन है वो लगभग कैसा है हमारा, सेम ही है। दोनों के मीन में कोई डिफरेंस हमारा नहीं है। पहले वाले का मीन निकालो, दूसरे वाले का मीन निकालो, ये मीन लगभग एक ही आपका माना जाए। अगर आपको अलग अलग दिख रहा है तो मात्र एक संयोग है। तो अगर मैं दोनों का मीन निकाल कर दिखाऊं, ग्रुप वन सम लेंथ ऑफ ग्रुप वन, ये तो मैं कई बार कर चुका हूं, बस एक बार और कर देता हूँ। 50 और 49, हल्का सा डिफरेंस आया है। ये डिफरेंस कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, तो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप। तो ये आप दोनों सेम ही मान के चलो, कोई डिफरेंस खास नहीं है इनमें। तो ये आपका मैन विट। तो सर आगे कुछ है थोड़ी, अब फंक्शन कॉल करने हैं, आइडिया क्या है वो समझ में आ गया। अगला टेस्ट है हमारा टू सैंपल रिलेटेड वाला, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो उसके लिए हम लगाते हैं यहाँ पर विल्कॉक्सन टेस्ट। सेम सब कुछ है। बिफोर आफ्टर किसी भी चीज का माना होगा, या तो आईक्यू का कुछ माना होगा, या कोई फेयरनेस प्रोडक्ट का कुछ कोई मेजर फैक्टर होगा, वो मान कुछ ना कुछ अपना ऐसा मान के चले होंगे, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट लगाया होगा बिफोर आफ्टर वाला, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। 23 वाला 18 हो गया, 45 वाला 42 हो गया, 67 वाला 65 हो गया, 12 वाला 10 हो गया, 89 वाला 85 हो गया, 34 वाला 30 हो गया, 78 वाला 55 हो गया, 56 वाला 50 हो गया। ध्यान से देखो, हर एक इंसान है जिसका हो सकता है कोई वेट हो, कोई हाइट हो, या कोई भी फैक्टर हो, बाद में जो भी प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल कराए इन लोगों के ऊपर, बाद में सबका क्या हुआ है, सेम इफेक्ट आया है। सब कैसे हो रहे हैं, सब कम हो रहे हैं। मान लो ये मोटापा कम करने की दवाई खाई होगी इन लोगों ने,
23 किलो से 18 किलो रह गया, 45 से 42 रह गया। मान लो इन्होंने फेयरनेस क्रीम लगाई होगी, फेयरनेस लेवल पहले 23 था, अब 18 रह गया, कम हो गया, और तो क्रीम का साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ। ठीक है। बहरहाल ऐसा कुछ भी आप अपने लेवल पर मान के अपना चल सकते हो। ठीक है, तो हमारा हाइपोथेसिस करिए कि हाँ, आपका बिफोर एंड आफ्टर डिफरेंस। तो बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट दो तरह के हो गए। पहला टी टेस्ट रिलेटेड वाला, और दूसरा हो गया हमारा विल्कॉक्सन वाला। विल्कॉक्सन वाला तब लगाना है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेटा में, और वो तब लगाना है जब डेटा में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। लास्ट, इक्वल टू अनोवा। अगर तीन ग्रुप हैं, कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है हमारा, तो फिर आपको कुर्सिकल लगाना है। और अगर एक भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो सजेस्ट किया जाता है फिर आप अनोवा लगाइए। तो जब पूरा ही डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो, तीनों ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो, तो ये लगाना है। अगर एक भी डिस्ट्रीब्यूशन में है नॉर्मल के, तो आपको फिर अनोवा लगाना चाहिए। ठीक है। तो सब कुछ तो सर पता ही है, चला कर देख लेना है। तो इस पूरी कहानी का जो सार है, वो आपको पता होना चाहिए। टेस्ट कौन सा लगाना है ये पता होना चाहिए। बाकी तो हमारी लाइब्रेरी सारा काम कर रही है। आपको परेशानी तब आती जब आपको कैलकुलेशन फार्मूले लगाकर खुद करनी होती, खुद पी वैल्यू निकालनी पड़ती, तब आपको दिक्कत आती। लाइब्रेरी आपका सारा काम करके दे रही है। ठीक है। आपको दो चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, और कौन सा टेस्ट किस तरह के सिनेरियो में लगाना चाहिए। अगर आपको दो चीज आती हैं, तो ये टॉपिक आपका पूरा माना जाता है। बाकी तो लाइब्रेरी अपना काम कर रही है पूरा। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। तो कह रहा भी इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मीन और इसका मीन अगर आपको अलग आता नजर आया है, तो वो एक कोइंसिडेंस वाली बात है, वो अलग नहीं है। तीनों का मीन एक ही है, कोई खास फर्क नहीं है तीनों के मीन में। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। सिग्निफिकेंट का मतलब है स्टैटिस्टिकली कोई डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली मीन निकालोगे तो हो सकता है आपको अलग अलग दिख रहा हो, बट स्टैटिस्टिकली कोई डिफरेंस नजर उनमें नहीं आया है। तो ये कहानी होती है हमारी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। जनरली अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, तो सजेस्ट ये किया जाता है सैंपल साइज अबव 100 लेके चलो, और फिर आप अपना टी टेस्ट वाला या अनोव वाला आप अपना लगाओ। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार दोबारा समझ लो। इन्होंने कहा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा है, उस डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा पर हमारा टी टेस्ट, एनोवा टेस्ट काम कर सकते हैं या नहीं। आंसर इज यस। दो चीजें आपको लेकर चलनी पड़ेंगी। पहला, साइज लार्ज लेके चलो। दूसरा पॉइंट, अगर साइज लार्ज लेके नहीं चल रहे हो, तो रिपीट द टेस्ट मल्टीपल टाइम। रिपीट टेस्ट मल्टीपल टाइम, देन एक एवरेज जो पिक्चर देखी, वो आप अपना कंक्लूजन मानो। अब अगर आप कह रहे हैं मेरे पास एक ग्रुप है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको एनोवा लगाना चाहिए। और एनोवा लगाते समय जहां से ये तीन ग्रुप आए हैं, उनसे कहो इनका साइज बढ़ा दो। अगर इसमें 30 सैंपल हैं तो 100 कर लो, इसमें 100 करवा लो, इसमें 100 करवा लो। अगर सामने वाला मना कर दे कि हम पे है ही नहीं सैंपल, हम पे 30 30 ही हैं, तो फिर अब, तो फिर हमने कहा हम दूसरा जतन करेंगे। 30 30 30। अनोवा एक बार करा, देखा क्या रिजल्ट आया, फिर दोबारा करा, है ना। लेकिन जितनी बार कर रहे हो, हर बार आपके सैंपल कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।
हर बार सैंपल बदल बदल कर यहाँ पर आने चाहिए। तो रिपीट करने का फायदा है। अगर सेम सैंपल हर बार है तो रिपीट करके फायदा क्या है, फिर तो हर बार सेम ही रिजल्ट आएगा हमारा यहाँ पर। तो जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा हो और कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। साइज बड़ा करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेस्ट लगा सकते हो, या अलग अलग रैंडम सैंपल बार बार जनरेट करके रिपीट करो और फिर एक एवरेजिंग टेक्निक का यूज करके आप वही रिजल्ट दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटा है, वन गो में ही आप कंक्लूजन देना चाहते हो, तो फिर आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जैसे कि आपका ये लास्ट वाला कोर्सिकल वाला होगा, ये आप लगा सकते हो। एक बार दोबारा कंक्लूड कर लेते हैं पूरी पिक्चर के लिए। पूरी पिक्चर का सार ये है कि हमें दो ग्रुप का जनरली, या दो से ज्यादा ग्रुप का जनरली मीन कंपेयर करना होता है, कि ये जो मीन है जो हमें दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। तो ये जो मीन हमें अलग दिख रहा है दो ग्रुप का, ये वास्तव में अलग है या बाई चांस वाली बात है, डेटा में एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो गया होगा बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये मीन अलग आ गया है। तो हम इस बात को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए टेस्ट को कंडक्ट करते हैं। टेस्ट हमें बताता है कि ये जो डिफरेंस आया है, यस स्टैटिस्टिकली ये है, आपका एक दो पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे नहीं हुआ है, काफी सारे पॉइंट आपके ऊपर नीचे हैं दोनों ग्रुप में, इसलिए ये डिफरेंस आपको लग रहा है और ये बात सही है कि हाँ डिफरेंस है, ऐसा माना जाए। ठीक है। अब बात आती है कि मीन्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाना होगा। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट लगाना होगा के लिए सबसे पहले आप ये पता करो आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है या आपका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। अगर डेटा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो अब ये पता करो कि ग्रुप कितने हैं आपके पास। एक ग्रुप है, दो ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, चार ग्रुप हैं, कितने हैं? मैंने कहा मेरे पास तीन ग्रुप हैं या चार ग्रुप हैं, तो एक ही आंसर है, एनोवा टेस्ट लगाना है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आपने कहा मेरे पास दो ग्रुप हैं, अब दो ग्रुप हैं, अब ये बताओ वो दो ग्रुप इंडिपेंडेंट हैं, पहले ग्रुप में जो लोग आए हैं और दूसरे ग्रुप में जो लोग आए हैं वो अलग अलग हैं, तो आप टी टेस्ट टू सैंपल इंडिपेंडेंट लगाओगे। और अगर दोनों ग्रुप में सेम लोग हैं, सिर्फ समय का डिफरेंस था, वो लोग कल थे वही लोग आज हैं, तो समय का डिफरेंस है, लोग वही हैं, तो टी टेस्ट टू सैंपल पेयर्ड या रिलेटेड वाला आप लगाते हो। और अगर एक ही ग्रुप है तो फिर आप अपना टी टेस्ट वन सैंपल लगाओगे। अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है तो इधर आ जाओ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में एनोवा के इक्विवेलेंट आपका कोर्सिकल टेस्ट होता है हमारा, जो आपने लास्ट में देखा भी, एनोवा के इक्विवेलेंट हमारा हो गया। और अगर टू टेस्ट आपका इंडिपेंडेंट वाला है तो फिर आप क्या यूज करते हो, फिर आप यूज करते हो ये वाला विल्कोसन टेस्ट। ठीक है। और अगर आपका टू टेस्ट इंडिपेंडेंट है तो मैन विटनी यू टेस्ट। और कैटेगोरिकल डेटा की रिलेशनशिप निकालनी है तो ओनली टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। ये सारे टेस्ट की हमारी पूरी कहानी खत्म हो जाती है। अब अगले सैटरडे से वो लोग क्लास में आएंगे जिनका कोर्स डेटा साइंस का था, डेटा एनालिटिक्स वाले स्टूडेंट का आगे इस क्लास में अब कोई मॉड्यूल नहीं बचा है। जितना मुझे पढ़ाना था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम पाइथन, देन एसक्यूएल, देन उसके बाद स्टैट्स के दोनों पार्ट हो गए, डेस्क्रिप्टिव इन्फरेंशियल, उसके अंदर नमपाई पांडास मैटप्लॉट सीवॉन साईपाई वेब स्क्रैपिंग, उसके बाद दो टूल हो गए आपके विजुलाइजेशन, टैबलू पावर बीआई। मुझे इतना ही पढ़ाना होता है डेटा एनालिटिक्स में। बाकी आपका एक्सेल किसी का बचा है या रह गया है या करना है तो वो आपको अपना शेड्यूल मधुर सर से ले लेना है। अगले सैटरडे हम इस टाइम पर मिलेंगे मशीन लर्निंग के लिए। तो हमारे पास आपका डेटा अवेलेबल है, उस डेटा में हमें पता है कि किसका कोर्स क्या है,